गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फॉर द ग्रुप ऑफ ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत। देखो हम है जो बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनिक के अंदर है आपको करा चुके थे। एल्किन है उनकी जो यूनिट है एल्किन नामक यूनिट थी वो उसको कंप्लीट करवा दिया था और आज है जो हम आपको चालू करवा रहे हैं एक न्यू यूनिट जो कि फर्स्ट यूनिट है आपके, उसका नाम है आपके मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया हैं उनकी क्रिया विधि। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के मध्य बंध किस प्रकार से टूटते हैं और नए बंध किस प्रकार से बनते हैं और ये सब चीजें वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास में कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, तो उसकी यदि डेफिनेशन हम दें तो रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि जो क्रिया कारक अणुओं के मध्य पुराने बंध हैं वो टूटते हैं जबकि नए बंध हैं वो वहाँ पर बनते हैं और उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार की जो क्रिया है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यदि हम परिभाषा सुव्यवस्थित परिभाषा दें तो क्रिया कारक अणुओं के मध्य पुराने बंधों का टूटना वे नए बंधों का बनना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास में ये हमारे पास में बी और ये हमारे पास में सी और ये हमारे पास में डी। तो देखिए यदि इसकी विद्युत ऋणता कम है और इसकी विद्युत ऋणता अधिक है तो बंध के इलेक्ट्रॉन है इधर की ओर चले जाएंगे, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही यदि बंध के इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है अर्थात विद्युत ऋणता अधिक है तो बंध के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट कर जाते हैं और क्या नाम से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्या आ जाता है नेगेटिव चार्ज, जबकि इस पर क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, बंध के इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे के साथ बंध बना लेते हैं और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे के साथ बंध बना लेते हैं। तो ये जो इस प्रकार से कंप्लीट होगी ये एक रासायनिक अभिक्रिया मानी जाएगी। बी और सी इसके मध्य बंध बन जाता है। हमें पता है अपोजिट चार्ज वाले जो एटम्स हैं एक दूसरे के साथ बंध बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो एक रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। इसमें ये बंध है किस प्रकार से टूटा, ये बंध है टूटा है हमारे पास में विषमांश बंध विखंडन के द्वारा। विषमांश बंध विखंडन क्या होता है, समांश बंध विखंडन क्या होता है वो हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखिए एक पहला नंबर पर आता है कि सहसंयोजक बंध होता क्या है, क्या एक आता है हमारे पास में ये जो एटम्स हैं दो एटम्स के मध्य एक अणु में अर्थात जो ये बंध है ये किस प्रवृत्ति का है अर्थात सहसंयोजक प्रवृत्ति है। तो सहसंयोजक बंध हम किसे कहते हैं, तो हमारे पास में हेडिंग है दूसरी सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। देखिएगा सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, तो सहसंयोजक बंध है हम उसे कहेंगे यदि दो परमाणुओं के मध्य है एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा पाया जाना ही क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो हम लिखेंगे सहसंयोजक बंध का किसी सहसंयोजक बंध का तात्पर्य है दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा पाया जाना है। अर्थात किसी सहसंयोजक बंध का मतलब है कि दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन्स का एक साथ पाया जाना, दो परमाणुओं के मध्य की जो सिस्टम है वो कहलाता है सहसंयोजक बंध। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास में ए और ये हमारे पास में बी, यदि एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका एक दूसरे के साथ है साझा कर लें
तो इस प्रकार से ये साझा करके क्या बना लेते हैं, एक बंध बना लेते हैं। और ये जो बंध है ये क्या कहलाएगा, सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध कहलाता है। अब देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, एक सहसंयोजक बंध है टूटता है और दूसरा नया सहसंयोजक बंध बनता है। जो सहसंयोजक बंध टूटने की प्रक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है, उन पर हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सहसंयोजक बंध है वो दो प्रकार से टूटते हैं, एक होता है समांश बंध विदलन, एक होता है विषमांश बंध विदलन। तो हम इसमें लिखेंगे सहसंयोजक बंध दो प्रकार क्रिया विधियों द्वारा टूटता है। पहला नंबर हम लिखेंगे समांश बंध विदलन और दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे वो है हमारे पास में विषमांश बंध विदलन। तो देखिए सहसंयोजक बंध, संयोजक बंध दो क्रियाविधियों द्वारा टूटते हैं, दो प्रकार की क्रिया विधियों से टूटते हैं। उसमें पहला है हमारे पास में समांश बंध विदलन, पहला है हमारे पास में समांश बंध विदलन और दूसरा नंबर पर आता है हमारे पास में विषमांश बंध विदलन। देखिए समांश बंध विदलन का है उसको हम कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। जबकि इसको कहते हैं हम हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। समांश बंध विदलन क्या होता है और विषमांश बंध विदलन क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए समांश बंध विदलन हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। समांश बंध विदलन क्या होता है। समांश बंध विदलन से तात्पर्य है कि जब किसी सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन्स का समान रूप से विभाजित होना, दोनों परमाणुओं पर समान रूप से विभाजित होना ही कहलाता है समांश बंध विदलन। अर्थात एक परमाणु की तरफ एक इलेक्ट्रॉन तथा दूसरे परमाणु की ओर दूसरा इलेक्ट्रॉन है दूसरे परमाणु की ओर चला जाता है। इस प्रकार का जो विदलन है समांश बंध विदलन कहलाता है। तथा इस प्रकार से जो बनी स्पीशीज है उसको हम मुक्तमूलक स्पीशीज कहते हैं। और वो हमें पता है इलेक्ट्रॉन कि वहां पर है एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाती है, एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है वो बनती है। तो स्पीशीज है जो अस्थायी होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है। तो इसमें हम लिखेंगे समांश बंध विदलन में पहला नंबर है समांश बंध विदलन। तो देखिए इसमें लिखेंगे इस विखंडन में साझे के दोनों इलेक्ट्रॉनों का बंधित परमाणु
बंधित परमाणुओं में समान या फिर बराबर विभाजन होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उनका क्या होता है, बराबर विभाजन होता है, तथा अर्थात एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु की ओर तथा दूसरे परमाणु की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार का जो बंध विदलन है समांतर बंध विदलन कहलाता है। ये मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास में कार्बन, इसके साथ है जो एक ए एटम जुड़ा हुआ है, इसके साथ 3 बंध और भी हैं। तो ये जो बंध है दो परमाणुओं के मध्य एक संयोजक प्रकृति का है, इसमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो भाग ले रहे हैं। यदि बंध के इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु की ओर चला जाए और ये इलेक्ट्रॉन परमाणु की ओर चला जाए, तो यहाँ पर 2 स्पीशीज जो बनती हैं जो कि प्रत्येक पर एक इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन वो बच जाता है। तो इस प्रकार से जो बनी स्पीशीज है वो होती है यहाँ पर मुक्त मूलक, हम इसे कहते हैं। क्या बनी? मुक्त मूलक स्पीशीज। जो बनती है, और ये स्पीशीज हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज, क्योंकि इसके बंध के इलेक्ट्रॉन है जो एक इधर की ओर चले गए, अर्थात इसका है जो यदि एक दूसरे के साथ होते तो इनके मध्य इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट रहता और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट रहता। अब ये बंध का इलेक्ट्रॉन है, एक इधर आ गया एक इधर चला गया। इसके अंदर देखो एक बंध को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ती है, तो एक ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके जो आउटर मोस्ट जो सेल है उसके अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अष्टक पूर्ण करने के लिए कम है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज बोलेंगे। और यही जो एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है इसको हम मुक्त मूलक स्पीशीज बोलते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होने के कारण ये अत्यधिक क्रियाशील होती है, अर्थात अत्यधिक अस्थायी होती है। आगे लिखेंगे इसमें, इस प्रकार जो बना हुआ परमाणु है विद्युत उदासीन होता है और अत्यधिक क्रियाशील होता है, अर्थात समान बंध विखंडन के दौरान जो बना हुआ परमाणु होता है कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है और अत्यधिक एक युग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त होता है और एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है और अत्यधिक क्रियाशील होती है, अस्थायी होती है। तो इसमें लिखेंगे इस प्रकार बने, इस प्रकार बना हुआ परमाणु विद्युत उदासीन होता है वे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अति क्रियाशील वे कम
स्थायित्व कम स्थायी होते हैं, कम स्थायी होते हैं तथा ये मुक्त मूलक कहलाते हैं, तथा ये मुक्त मूलक, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम? मुक्त मूलक, इंग्लिश में हम कहेंगे इसको फ्री रेडिकल, हम इसे कहते हैं। तो इस प्रकार जो है समान बंध विदलन के दौरान जो बना है परमाणु, उसकी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम आएंगे यहाँ पर जो है हमारे पास में कार्बन मुक्त मूलक और उसकी संरचना तथा उसका स्थायित्व पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये तो होता है समान बंध विदलन की डेफिनेशन और उसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कार्बन मुक्त मूलक एवं उसकी संरचना। यहाँ पर लिखेंगे हम, हेडिंग है हमारे पास में कार्बन मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त मूलक की संरचना सबसे पहले हम संरचना पर बात करेंगे, उसके बाद में इसका जो स्थायित्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए कार्बन मुक्त मूलक है, उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 होता है। क्या होता है? sp2, कोष्टक में लिख लेंगे यहाँ पर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है। और हमें पता है sp2 हाइब्रिडाइज जो मॉलिक्यूल है उसका जो ज्योमेट्री है वो कैसी होती है? त्रिकोण समतलीय होती है। कैसी होती है? त्रिकोण समतलीय, त्रिकोण समतलीय इसकी होती है। देखिए इसका हाइब्रिडाइज sp2 होता है, त्रिकोण समतलीय इसकी होती है। एडमिट जो इलेक्ट्रॉन है वो अनहाइब्रिड या फिर असंकृत पीजेड कक्षक के अंदर जाता है। पीजेड कक्षक है, असंकृत होता है। और जो पीजेड ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल होता है। पीजेड कहां पर होता है? परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल। देखिए इसके यदि स्ट्रक्चर में बनाऊं तो इस प्रकार से होगी। हमारे पास में कार्बन है और इसके ये 3 ऑर्बिटल्स हैं जो कि sp2 हाइब्रिड है। कैसे हैं? sp2 हाइब्रिड। बंध कोण होता है sp2 हाइब्रिड के मध्य और 2 ऑर्बिटल्स के मध्य 120 डिग्री का जो बंध कोण होता है। और अनहाइब्रिड जो p ऑर्बिटल है वो इस प्रकार से होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। देखिए इस प्रकार से होता है। ये क्या है हमारे पास में? pz ऑर्बिटल जो कैसा है? अनहाइब्रिड। होता है। तो ये यहाँ पर है, इसकी बात होती है जब तो कार्बन मूलक की इसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन है हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरा होता है pz ऑर्बिटल के अंदर। 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ही हम मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल बोलते हैं। बाकी जो यहाँ पर 3 जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो 3 एटम्स के साथ अलग अलग बंध बनाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि 3 तो इसके कार्बन के और 3 जो अदर एटम्स के। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ये, तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो जाते हैं। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम जो सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज ये होती है और इसलिए अधिक अस्थायी होती है और अत्यधिक क्रियाशील
होती है। तो इसमें हम लिखेंगे, डिटेल से हम लिखना चालू करेंगे। कार्बन मुक्त मूलक का संकरण sp2 होता है। पहली लाइन के अंदर यही लिखने वाले हैं। इसमें लिखेंगे कार्बन मुक्त मूलक 3 sp2 संकरित कक्षकों 3 sp2 संकरित कक्षकों से 3 sp2 संकरित कक्षकों के साथ बंधा रहता है, जबकि एक असंकृत pz कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस प्रकार कार्बन की परिधि में 7 इलेक्ट्रॉन कुल 7 इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी परिधि में, जबकि स्थायित्व के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अर्थात यह एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है। एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है। आगे लिखेंगे, यह इसलिए यह अत्यधिक अस्थायी वे क्रियाशील होती है। अब देखिए हम इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर हम बनाएंगे। देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको, यहाँ पर ये मान लीजिए कार्बन है। ये क्या है? कार्बन। इसके पास में 2 ऑर्बिटल इस प्रकार से हैं। एक ऑर्बिटल ये है। तो ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ये तो कैसे हैं? sp2 हाइब्रिड। और जबकि हमारे पास में एक जो ऑर्बिटल है pz ऑर्बिटल, ये जो pz ऑर्बिटल है ये कैसा है? अनहाइब्रिड, जिसके मध्य एक इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इस प्रकार से। और ये इसको मैं यहाँ पर है ऑर्बिटल से नहीं दर्शाकर इसको हम बंध से भी दर्शा सकते हैं सीधा ही। देखिए मान लीजिए एक बंध है, ये एक बंध है, ये एक बंध है ना, ये एक बंध है। इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो 3 बंध है जो ये बनाता है, और तीनों बंध हैं को कैसे हैं? sp2 हाइब्रिड।
हैं। और ये जो है हमारे पास में कैसा है, pz ऑर्बिटल कैसा है, अनहाइब्रिड है। इसके मध्य बंध कोण है कैसा होता है, 120 डिग्री का होता है। और ये जो है हमारे पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, pz ऑर्बिटल कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसकी और इसमें लिख लेंगे इसकी ज्यामिति, त्रिकोण समतलीय होती है। ऐसी होती है त्रिकोण समतलीय, इसकी ज्यामिति है जो होती है। तो ये होती है हमारी पास में आज की क्लास कंप्लीट। अगली क्लास में हम देखेंगे कार्बन मुक्त मूलक है उसका स्थायित्व है, किस प्रकार से बढ़ता है और किस प्रकार से घटता है, वो हम देखेंगे अगली क्लास के अंदर। आज की क्लास जो यहीं पर हम समाप्त करते हैं।